भी खड़े हो जाएगा। भी लोग देख रहे हैं 10th का कितनी पहले हाई स्कूल और इंटर को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि सबका टफ पढ़ाई है और अब वही ऑनलाइन हो रही है। अब बच्चों की एमबीबीएस ऑनलाइन कराएंगे तो बच्चे अब देखिए कोरोना के चक्कर में डॉक्टर्स की चिकित्सा पढ़ाई नहीं होती जो घर बैठ के या ऑनलाइन कर ली जाए। वर्तमान परिवेश में मेडिकल की पढ़ाई में फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर से टोटल ऑफलाइन ही चलता है, प्रैक्टिकल चलते हैं। अब जो वर्तमान की सिचुएशन जो वहाँ यूक्रेन के अंदर बन गई है और नो डाउट एक मेडिकल एजुकेशन का यूक्रेन बहुत बड़ा अच्छा हब बना हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया के अंदर हमारे जो मेडिकल कॉलेज है आज जितने बच्चों की आवश्यकता है उतने बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें संख्या बहुत कम है। इसके ऊपर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि किसी मंत्री का या किसी व्यक्ति का वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो उसकी सीट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कमी रहने दी है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज माँ बाप को अपने कलेज में पत्थर रखकर बाहर विदेशों में भेजना पड़ता है। सारी स्थिति परिस्थिति देख के बच्चा हमारा पढ़े, उसका मन है देश की सेवा, चिकित्सीय सेवा करने के द्वारा देश की समाज की सेवा करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा विडंबना है। केंद्र सरकार को विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर देखना चाहिए कि मेडिकल की सीटें इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अत्यधिक बढ़ाई जाए, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में। आज प्राइवेट कॉलेज की जो पढ़ाई है 75 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाता। अपनी सीमित संसाधनों से वो कहीं लोन लेकर कहीं कुछ करके करता है और उसको फिर पूरा करने के लिए मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। एक बैंक के मैनेजर हैं जिन मैंने इसकी पढ़ाई के लिए खुद एक बैंक से लोन लेने की बात रखी थी, तो उन्होंने खुद बोले पंकज जी मेडिकल की पढ़ाई मत कराइए लोन लेके। बोले साहब मेरा पूरा बैंक की अब तक मेरी ड्यूटी हो गई है पूरी, और ये बैंक में कराते कराते इतनी मेरी सैलरी आती है पूरी इसमें लोन चुकाने में चली जाती है। वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में पढ़ाई करा रहे हैं। बुरी स्थिति है तो बच्चों को यूक्रेन से पोलैंड या फिर रोमानिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय इवैक्यूएशन, जिससे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आ सकें। तो हम लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से सिटी से यूक्रेन की हम लोग बस से ट्रैवल किया था रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पे। वहाँ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बच्चे दब रहे थे, सफोकेट हो रहे थे, और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि पानी ना मिलने की वजह से मेरे मुंह से मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर बच्चे लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, सबको ही जाना है और 2000-3000 की क्वांटिटीज़ में बच्चे इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा था कि क्योंकि गेट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला, 2 मिनट के लिए खुला, फिर 20 मिनट्स के लिए बंद कर रहे थे और बच्चे इतना परेशान हो गए थे कि वो लाइन में लगे आगे पहुंचने के बाद भी बैकआउट हो रहे थे कि अपने अपने जाके जगह बैठ जाएं। मैं भी 3-4 टाइम के बाद जाके गेट के तक पहुंची। मतलब टफ इतनी सिचुएशन बन गई थी कि हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने देश वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि खाना थोड़ा था, पानी कम था और बच्चे इतने बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो बच्चे पहले थे उनके साथ और कंट्रीज़ के बच्चे भी ऐड ऑन होते जा रहे थे। मतलब जितने बच्चे बाहर जा रहे थे उसके रेशियो से ज़्यादा बच्चे और आ रहे थे, जिससे कि जो पॉपुलेशन थी और जो सफोकेशन ऑफ एरिया था वो बढ़ता जा रहा था। अब मैं ये बोलना चाहूँगी जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वो अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैंने भी तीसरी चौथी बार सोच लिया था कि अब लाइन से नहीं निकलना है, क्योंकि निकल गए तो फिर पता नहीं हम लोग कब वापस जाएंगे। तो बस मैं यही बोल लूँगी कि जो बच्चे अभी भी शेल्टर में हैं या फिर जो अभी भी बॉर्डर पे हैं वो अपनी उम्मीद ना छोड़े। आप ठीक है, समझती हूँ पानी और खाने की कमी है, लेकिन भगवान पे भरोसा कर दिए और लाइन में लगे रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे। मंजर कैसा था? बहुत डरावना था मंजर। बस जी, मतलब एज आ दो पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि हम ही इंडियन आर्मी है, हम ही आर्मी कंटिजेंट है जो इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ठंड थी, ना शेल्टर था सही सा, ना ब्लैंकेट था ओढ़ने के लिए। हमने भी 4-5 घंटे ठंड में बिताए, वो भी रात के 12:30 बजे। आप लोग जानते हैं यूक्रेन में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी। अपनी कंट्रीज़ वापस आ सकें, क्योंकि इतने कम टाइम में भी हमको आने का मौका मिला। गवर्नमेंट इतना अच्छा अरेंजमेंट किया खाने का, क्योंकि बॉर्डर के बाद जाके हम लोग को जो सारे सपोर्टिंग मिली, खाना मिला, पानी मिला, इंडियन गवर्नमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए अच्छे से खाना अरेंज किया था, पानी अरेंज किया था, हम लोग को प्रॉपर जगह दी जिससे कि हम अपना टाइम स्पेंड कर सके अगली फ़्लाइट आने तक। तो फिर इतना सही अरेंजमेंट था और फ्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे आके हम लोग को टाइम कम पे हमें अपने इंडिया कंट्री पहुँचा दिया। इसके बीच में तिरंगे की भूमिका क्या रही? कहा जा रहा है कि तिरंगे की वजह से आप लोगों को बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। जी हाँ, हम लोग को ये एडवाइजरी मिली गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बॉर्डर पे जा रहे हैं उस पर आगे पीछे लेफ़्ट साइड
इंडिया का झंडा लगाइए, जिससे कि रशियन गवर्नमेंट अगर देखती भी है ऊपर से या जो भी हमें ऊपर से नज़र रखते हैं कि वो हमको झंडा दे के आगे जाने दे, क्योंकि उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही थी कि आप अपने फ्लैग्स लगाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे तो आपको वो आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने भी सुना था कि मेरे फ्रेंड्स को आगे बढ़ने दिया जा रहा था ये बोल के उनका पासपोर्ट देख के कि आप इंडियन हैं, तो जो रशियन जो सिविलियंस थे और जो फाइटर्स थे वो भी